यूनिट जो हमारा लास्ट है उसका ये लास्ट हेड है 6.4 करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जिसमें करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर और करंट अकाउंट क्यों हमारा सरप्लस में जाता है, क्यों डेफिसिट में चला जाता है, और फिर उसके नतीजे क्या होते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस हो तो क्या उसका नतीजा, और करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो क्या नतीजा है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमारी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए करंट अकाउंट इम्प्रूव करना होता है। बहरहाल ये सब अभी आप देखोगे, पर एक बात समझ लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अम्ब्रेला टॉपिक, ये बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर करंट अकाउंट इज वन थिंग, ठीक है। तो थोड़ा रफली इसको पहले कवर करते हैं। एक मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट वो ये होता है कि मुल्क में दूसरे ममालिक से पैसा कितना इनफ्लो हुआ और दूसरे ममालिक में पैसा कितना गया, उसका बैलेंस, सही है। तो ये इसकी टेक्निकल डेप्थ हो जाएगी कि मैं कहूँ BOP इज ज़ीरो, BOP ज़ीरो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मुल्क का ज़ीरो होता है, ठीक है। उसकी वजूहात के ऊपर फिर हम बाद में कभी मे बी इन योर A levels you'll get to know it, बट अब ये ज़ीरो वाली बात को बस थेरेटिकली पढ़ लो तो बस ध्यान में रखना, कभी प्रैक्टिकली इसको ज़ीरो करके बाद में कभी देखोगे जब पूरा केस स्टडी हो, थोड़े बहुत रिफ्लेक्शंस तो अभी मिल जाएंगे आपको इसके। बहरहाल तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, करंट अकाउंट, एक्चुअली चार होती हैं वैसे, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट, और उसके अंदर फिर जो फोर्थ थिंग होती है वो इसके एडजस्टमेंट्स के लिए होती है, जिसको हम कहते हैं प्लस एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स, ठीक है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है उसके ऊपर मोटी मोटी बात कर लेते हैं पहले। करंट अकाउंट इज मेनली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स प्लस, इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इसको मैं नाम याद दे देता हूँ, ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस, ये ट्रेड बैलेंस वो ट्रेड नहीं है जो आपकी लोकली होती है, नहीं, ये फॉरेन ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है ना। तो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर जीरो है तो मतलब ट्रेड बैलेंस पक्का है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट्स कम है तो आपका ट्रेड सरप्लस है, तो ट्रेड सरप्लस आपके करंट अकाउंट के भी सरप्लस में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। अगर ट्रेड डेफिसिट है मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है तो करंट अकाउंट भी डेफिसिट में आ सकता है। करंट अकाउंट के अंदर तीन चीज़ें मेनली, उसमें से करंट अकाउंट के अंदर मेनली तीन चीज़ें हैं, उनमें से एक है ट्रेड बैलेंस, दूसरा है इनकम बैलेंस, थोड़ा सा आइडिया देता हूं इसका भी, तीसरा है नेट ट्रांसफर्स, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को जब प्लस कर देते हो तो नेट हमारा करंट अकाउंट आ जाता है। वो करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हो सकता है, सरप्लस में भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में, तीनों नेगेटिव में है तो डेफिसिट पक्का होगा। या अगर ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में है लेकिन इनकम और नेट ट्रांसफर्स पॉजिटिव में है, तो डिपेंड करता है कितने बड़े नंबर से, ठीक है ना। तो ये करंट अकाउंट सरप्लस आ सकता है, डेफिसिट आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ट्रेड बैलेंस आपका $50 बिलियन से नेगेटिव है, ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, मतलब $100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है और $150 बिलियन की, $150 बिलियन की इंपोर्ट्स है, तो इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट हुआ, तो -50 बिलियन यहाँ आ गया। फिर इनकम बैलेंस, इनकम क्या किससे हासिल होती है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर इसका जवाब -70 हुआ लेट्स सपोज, तो -130 हो गया, और इसका जवाब मिसाल के तौर पे +100 हुआ, तो मिल मिला के ये तीनों जो है -30 मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाएगा ये, ठीक है। इसको भी प्रॉपर जो एज फॉर्मूला देखेंगे तो रफली बता रहा हूँ। बहरहाल तो करंट अकाउंट के अंदर तीन चीज़ें होती है और यही आपके इस कोर्स का पार्ट है ओ लेवल्स के अंदर। फिर भी कैपिटल अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट को भी समझ लेते हैं कि आपके मुल्क की के अंदर पैसा आना जाना, एरर्स को मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है। आपके मुल्क में पैसा आने जाने की सूरत क्या क्या हो सकती है। आपके मुल्क में पैसा आने जाने की सूरत जो है वो एक्सपोर्ट्स हो सकती है जिससे पैसा आता है, इंपोर्ट्स हो सकती है जिससे पैसा जाता है। आपके मुल्क में किसी दूसरे ममालिक के लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, अब वो उन इन्वेस्टमेंट्स के बदले प्रॉफिट्स ले रहे हैं, डिविडेंड्स ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इनकम बैलेंस नेगेटिव हो रहा है कि इनकम का ट्रांसफर आउटफ्लो है,
ठीक है ना। तो आउटफ्लो ऑफ इनकम, ठीक है ना, कि दूसरे लोग हमारे मुल्क में जो इन्वेस्ट किए थे बहुत सालों से, अब वो इनकम लेके जा रहे, तो आउटफ्लो है, नेगेटिव हो गया। और हमारे मुल्क ने किसी दूसरे ममालिक में कोई इन्वेस्टमेंट्स की थी, उसके बदले कोई इनकम आ रही है, तो पॉजिटिव इनकम है, ठीक है ना, जिसको इनफ्लो कहते हैं। तो इनफ्लो, तो अगर हमें इनकम ज़्यादा रिसीव हो रही है और कम आउटफ्लो हो रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा इनकम बैलेंस। लेकिन हमारे मुल्क से इनकम ज़्यादा जा रही है और दूसरी हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किसी मुल्क के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ना होटल खोल लिया होगा, किसी मुल्क के अंदर कोई पोर्ट खोल लिया के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, किसी मुल्क के अंदर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होंगे हमारे लोगों ने, तो वो सारी इनकम्स आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे ममालिक के मतलब लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने हमारे मुल्क में जो इन्वेस्ट किया होगा तो वो रिटर्न ले रहे हैं जब, ठीक है, तो वो इनकम जा रही है। तो ये इनकम फ्लो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो ये नेट इनकम बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से नेट ट्रांसफर्स, नेट ट्रांसफर्स ये होता है किसी किस्म की वो प्राइमरी इनकम्स नहीं होती कि जो आप इन्वेस्ट करके इनकम कमाते हो, ये वो नहीं होते, बल्कि आपके मुल्क के कुछ लोग जो दूसरे ममालिक में काम करने चले गए तो वो वहीं रह रहे हैं, वहीं सेटल्ड हैं, लेकिन अपने कमाए हुए पैसों में से जमा पूंजी अपने घर में भी थोड़ा सपोर्ट के लिए पैसा भेजते हैं गिफ्ट्स की सूरत में, या कोई दूसरा मुल्क चैरिटी भेज रहा है, डोनेशन भेज रहा है आपकी कंट्री में, ठीक है, या गिफ्ट्स भेज रहा है, या आपके मुल्क का कोई फर्द जो है वो बाहर चला गया, वो बाहर जिंदगी बसर की गुजारी, अब वो मर गया, उसकी इनहेरिटेंस जो थी, उसके जो एयर्स थे वो आपके मुल्क में रहते थे, तो इनहेरिटेंस यहाँ मौसूल हो गई, ठीक है ना, तो वो भी गिफ्ट्स की सूरत। तो वो इस तरह के सारे नेट ट्रांसफर्स होते हैं। तो जैसे आपके मुल्क में नेट ट्रांसफर्स आ सकते हैं, जा भी तो सकते हैं, आपके मुल्क में कोई रिहाइश पजीर है, रेजिडेंट है, यहीं सेटल्ड है, यहीं कमाता है, यहीं खर्च करता है, यहीं फैमिली, लेकिन कुछ पैसा वो बाहर भिजवाता है उसके रिलेटिव्स को सपोर्ट के लिए, तो नेट ट्रांसफर्स आउट है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ ज़्यादातर नेट ट्रांसफर्स इन होते हैं, हमारा ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई बाहर का आके सेटल नहीं हो रहा, या कोई ऐसा हमारे मुल्क में नहीं जो यहाँ से बाहर गिफ्ट भेज रहा हो, ज़्यादातर बाहर से गिफ्ट यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव कम होता है, ट्रांसफर आउट कम होता है, ट्रांसफर इन ज़्यादा होता है पैसे का। लेकिन ये कोई इनकम की सूरत नहीं है, समझ रहे हो, कि आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ और इनकम आ रही हो, या आपके यहाँ पर बैठ के कोई मिसाल के तौर पर फ्रीलांसर्स सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो जो है आपकी एक्सपोर्ट कहलाई, कि सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। तो जो जो आपके ये वाले इन्फ्लोज है ना करंट अकाउंट के अंदर, उसमें से ये दो जो है वो ऑपरेशनल है, एक तरह से आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो ना, माल बेच रहे हो पैसा कमा रहे हो तो एक इनकम हो गई, या सर्विस बेच रहे हो पैसा कमा रहे हो तो ये भी एक्सपोर्ट है, ये भी इनकम है, या फिर आपने किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बदले रिटर्न इनकम आ रही है, या आपने किसी दूसरे मुल्क के अंदर बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया उसके बदले इंटरेस्ट रिसीव अगर हो रहा है, तो वो भी इसके अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। तो ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस या डेफिसिट पे लेके जाती हैं। तो इन तीन सूरतों में पैसा आ या जा सकता है मुल्क से, और बाकी ये भी सूरत हो सकती है। मैं इनको फ़र्क नहीं करना चाहूँगा, समझो ये एक ही है, क्योंकि वैसे इनमें डिफरेंस है, लेकिन बता रहा हूँ, आप जब मुल्क अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट करते हो तो आपके मुल्क से नेगेटिव हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। किसी दूसरे मुल्क में जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या है, आउटफ्लो। कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या है, इनफ्लो, सही है। अब कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपके पास इनफ्लो आया, पैसा आया ना, तो तब वो इनफ्लो कहलाया। उसके बाद वाले सालों में जो उसने इन्वेस्ट किया उसके बदले उसको रिटर्न जो मिलेगा वो तब हमारा आउटफ्लो होगा। क्लियर हो रही है, स्टोरी कंप्लीट हो रही है ना, ठीक है। तो आपके मुल्क में पैसा आपके मुल्क से जा भी तो सकता है, सही, किस सूरत में, कि आपने लोन पे बैक किया तो आउटफ्लो, सही है। ये लोन पे बैक किया है वो यहां पर नहीं आएगा करंट अकाउंट में, आपने किसी को लोन पे बैक, एक होता है लोन पे इंटरेस्ट दिया है तो वो तो यहां था आउटफ्लो ऑफ इनकम, लेकिन लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक कर रहे हो तो वो यहां पर आउटफ्लो होगा। वो गिफ्ट्स की तरफ आउटफ्लो थोड़ी होगा, नेट ट्रांसफर्स में थोड़ी कहलाया वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की वजह से पैसे थोड़ी दे रहे हो। वो किसी ने लोन दी थी तो यहाँ पॉजिटिव था, जब लोन दी थी तो पॉजिटिव था, अब वो लोन का प्रिंसिपल वापस ले रहा है तो नेगेटिव है। क्लियर है। इस तरह चाइना ने आपके मुल्क गए एक गवादर पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया तो वो जो इन्वेस्टमेंट सारी आई वो आपके लिए इनफ्लो हुआ, सही है। अब चाइना उस पोर्ट से जो कमाएगा फिर वो अपने मुल्क लेके चला जाएगा तो वो हमारे पास से आउटफ्लो ऑफ इनकम हुआ। क्लियर है। सो करंट अकाउंट और कैपिटल एंड फाइनेंस अकाउंट के अंदर ये फर्क है कि ये जो है ना कैपिटल और फाइनेंस अकाउंट, ये वो इस समझ लो स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स या तो आपने कहीं पर की, आपके मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट किया तो आउटफ्लो है, या आप लोन पे बैक किया, या किसी दूसरे मुल्क ने आपको लोन दिया या आपके मुल्क में इन्वेस्ट किया तो ये इनफ्लो है, सही है। तो ये भी बाहर की फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में शुमार हुआ,
ठीक है, और ये भी फॉरेन ट्रांजेक्शन के अंदर शुमार होगा, मुल्क से मुल्क पे पैसा आ सकता है, जा सकता है, ठीक है। जब कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट की मद में पैसा आ रहा होता है तो बहुत बड़ी अमाउंट्स होती है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स है, और जब करंट अकाउंट के तौर पे पैसा जा रहा होता है तो वो थोड़े छोटे छोटे पीसेस होते हैं, लेकिन वो भी बड़े, वो छोटे छोटे बल्कि बहुत बड़ा ही अमाउंट बनता है। और सबसे ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो यही है, करंट अकाउंट, ठीक है ना। एक इकोनॉमी का करंट अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने या बिगाड़ने के लिए। अब तुम सोचो, एक कंट्री है जिसका करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाता है $30 बिलियन से, तो उस $30 बिलियन के नेगेटिव मतलब बाहर हमें पेमेंट्स ज्यादा गई है जिसके बाद आई हम, फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास आई $100 बिलियन है माइनस $130 बिलियन गई है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया 30। तो $30 बिलियन को फाइनेंस करने के लिए पैसा कहां से आएगा? यहां से। आप बाहर किसी से लोन लोगे ना, बाहर से किसी से, तो फाइनेंशियल अकाउंट पॉजिटिव, आपका फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव होगा। आपने लोन ली तो पॉजिटिव $30 बिलियन हो गए वो लोन के। ये मत समझना लोन का पैसा है तो नेगेटिव हो, भाई लोन का जिसका भी पैसा तो आया ना, वो पैसा आया और उससे पे बैक किया आपने ये $30 बिलियन, तो पॉजिटिव 30 और नेगेटिव 30 मिलके बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी जीरो कर गया। क्लियर हो गई? तो कहीं एक की जगह का डेफिसिट, कहीं दूसरी जगह सरप्लस चाहिए ना, उस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए कहीं सरप्लस भी तो चाहिए, सही है। तो बहरहाल ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें आप एक और बात कर सकते हो जर भाई, ऐसा हो सकता है कि हमारा $30 बिलियन नेगेटिव हो गया, ठीक है, उसको पे बैक करना है तो हमारे पास एक ही सूरत है, क्या बाहर से पैसा आएगा? अगर ये $30 बिलियन नेगेटिव है, उसको हम एक तरीका तो ये पे करने का कि हम बाहर से पैसा लेके पे बैक कर दें, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, बाहर से जब पैसा आया एज अ लोन हमने लिया किसी से उधार और इसको पे बैक कर दिया, ये जो भी सारे सेट ऑफ हो गया, जीरो हो गया। अगर बाहर से पैसा ना आए तो हम कर सकते हैं पे बैक, बाहर से पैसा ना आए तो क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं उधार है। तो उधार वही हुआ ना एक तरह से कि उधार पे पैसा लिया किसी से और इनको पे बैक कर दिया। जिसको उसकी अमाउंट्स नहीं मिली उससे डायरेक्ट उधार करना भी ऐसा ही है जैसे कि हमें उसने पैसा दिया और फिर हमने उसको पैसा वापस किया, सही है, यही समझो। वो डेबिट क्रेडिट पूरा सेट ऑफ होगा एक तरह से, ठीक है। अगर हमने किसी से उधार पे पैसा लिया तो उधार खड़ा हो गया ना $30 बिलियन का, उससे ये पे बैक किया, और जिसको पे बैक करना उसी को पैसे ना दो तो वो भी आप यूं ही समझना कि उधार पे पैसा लेके पे बैक किया, सही। तो उधार खड़ा है वहां। एक तो ये सूरत है कि बाहर से उधार लेके। दूसरी सूरत क्या है, आपने मुल्क का कोई असासा बेच दें, मुल्क का पोर्ट चाइना के हवाले कर दिया। जब मुल्क का पोर्ट चाइना के हवाले किया तो चाइना ने इन्वेस्टमेंट की ना, इनफ्लो क्या लाया वो $30 बिलियन का, उस $30 बिलियन से सेट ऑफ कर दिया नेगेटिव $30 बिलियन, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो हो गया ना इस तरह से। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो फॉरेक्स रिजर्व्स अभी मार्केट में रिलीज नहीं हुए हुए, वो रिजर्व के तौर पे, जैसे गोल्ड रिजर्व्स है, कोयले के रिजर्व्स है, वैसे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। वो फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकाल के $30 बिलियन कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपके कैपिटल और फाइनेंस अकाउंट का पॉजिटिव कहलाया, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्चुअली आपके फाइनेंशियल अकाउंट में शुमार होता है, तो वो आपने कैश में कन्वर्ट कर लिया और वो पे बैक उससे पे कर दिया, तब भी ये जीरो हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। या चलो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो गोल्ड रिजर्व्स हैं, तो गोल्ड रिजर्व जो है वो जब तक कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक तो पॉजिटिव नहीं कहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कुछ पैसा आया नहीं। लेकिन जैसे ही गोल्ड रिजर्व्स को आपने कैश में कन्वर्ट कर दिया, कैसे किया होगा, गोल्ड बेचा होगा ना किसी को दूसरे मुल्क में, जब गोल्ड बेच दिया होगा तो अपने कोई असासे बेच दिए, तो उसके बदले उसने उस दूसरे मुल्क ने आपको इन्फ्लो दिया $30 बिलियन का, तो उससे पेमेंट सेट ऑफ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जीरो ही हो जाता है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, पूरे साल की इंपोर्ट्स और पूरे साल की एक्सपोर्ट्स अलग अलग टाइम जोन्स पे हो रही है, आप अपनी करेंसी को क्या वैल्यू कर रहे हो, दूसरे ममालिक में आपकी करेंसी क्या वैल्यू हो रही है, दो अलग अलग करेंसीज हैं, इतनी सारी मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है पूरे साल एक मुल्क के अंदर, मतलब मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट्स की होती है, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स एक्सपोर्ट्स की होती है, तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स का एक साथ ऐसे जीरो होना पॉसिबल नहीं है, तो कोई ना कोई एरर्स और एडजस्टमेंट्स आते हैं, वो करते हैं तो फाइनली बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो हो जाता है। क्लियर? तो इतना समझ के हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें जो अभी हमारे कोर्स का पार्ट है वो क्या है, करंट अकाउंट, ठीक है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है, सही है। और करंट अकाउंट में मैंने क्या कहा, 3 चीजें,
ज़रा नोट्स पे आ जाते हैं। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बीओपी से भी रिप्रेजेंट करूंगा मैं, सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी और बैलेंस ऑफ ट्रेड को बीओटी, ठीक है ना। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक दफ़ा दोबारा देख लो फ्लो चार्ट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर है बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस कह लो, बैलेंस ऑफ इनकम या इनकम बैलेंस कह लो, और नेट ट्रांसफर्स, जो पैसा आपके मुल्क में एज गिफ्ट्स या सपोर्ट के लिए पैसा आया है और आपके मुल्क से सपोर्ट वगैरह के लिए पैसा गया है, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड करके करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस आ सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपके पास है विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। या इसको दो नाम और दे सकते हैं। विजिबल ट्रेड को आप क्या कह सकते हो, ट्रेड ऑफ गुड्स, और ये है ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। विजिबल ट्रेड के अंदर रहते हुए आप एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल ट्रेड में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये दो जब ऐड अप होंगी तो आपका उसी हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस या नेगेटिव में या डेफिसिट में आ सकता है। इसी तरीके से बैलेंस ऑफ इनकम है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ इनकम के अंदर क्या कैटेगराइजेशन है, इनकम इनफ्लो और आउटफ्लो। इसको पूरे जुमले में बोलूं तो इनफ्लो ऑफ इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट्स मेड इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है ना, और आउटफ्लो ऑफ इनकम टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट्स दे हैड मेड इन आवर कंट्री, ठीक है। तो इसको जो है ना ऐड करके, ऐड से मुराद ये कि माइनस में भी आ सकता आंसर, बट जस्ट इसको ऐड करके बैलेंस ऑफ इनकम आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव मतलब जो सरप्लस या डेफिसिट में हो सकता है। और नेट ट्रांसफर्स भी सरप्लस या डेफिसिट में, आपके मुल्क में कितना पैसा आया गिफ्ट्स की, डोनेशन की या इनहेरिटेंस की सूरत में, या आपके मुल्क में किसी और ने काम काज किया और चला गया तो उसने आपके मुल्क में जो टैक्सेस दिए, वो कोई फॉरेनर ने आपके मुल्क में कोई टैक्सेस दिए तो वो भी तो होंगे ना इसमें शुमार, ठीक है ना। तो सारे आपके पॉजिटिव्स हैं, इन्फ्लोज हैं। और जो जो इसी तरह से आपके मुल्क से पैसा किसी को गिफ्ट गया, कहीं पे चैरिटी की, कहीं से इनहेरिटेंस आई तो उसके बदले इनहेरिटेंस टैक्स पे भी तो किया। किसी मुल्क ने कहा कि आपके मुल्क का एक फर्द था, हमारे मुल्क में उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के बदले का क्या करना है। आपके मुल्क के रहने वाले जिन जो एयर्स थे, उन्होंने कहा हमें वो पैसा चाहिए सारा बेच के, तो बेच के जब वो पैसा मंगवा रहे होंगे तो वो मुल्क उसका इनहेरिटेंस टैक्स काटेगा। तो इनहेरिटेंस टैक्स तो उसी मुल्क का कहलाया और बाकी इनहेरिटेंस मुल्क की कहलाई। तो हमारे मुल्क में ट्रांसफर इन हो गया, इनहेरिटेंस का अमाउंट जो टैक्स कटने के बाद है, और उनके मुल्क में ट्रांसफर हो गया वो इनहेरिटेंस टैक्स जो उस गवर्नमेंट को मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से बहरहाल तो नेट ट्रांसफर्स इन और नेट ट्रांसफर्स आउट, ठीक है ना, ये भी सेट ऑफ हो गए। तो ये कोई नेट ट्रांसफर्स आएगा, बैलेंस ऑफ इनकम आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, जो तीनों मिलकर आपका करंट अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट बनाएंगे। क्लियर हो गई। अच्छा, बैलेंस ऑफ इनकम को प्राइमरी इनकम भी कहते हैं और नेट ट्रांसफर को सेकेंडरी इनकम कहते हैं। प्राइमरी इनकम क्योंकि ये इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बदले इनकम है, और सेकेंडरी इनकम ये कि ये एक तरह से गिफ्ट, चैरिटीज, मेनली आपने इसको इन्वेस्ट नहीं किया कमाने के लिए, लेकिन ये मिल रही है आपको किसी तरह, सही ना। ये तुक्के की इनकम है कह लो, कि किसी ने सपोर्ट के लिए भेजा समथिंग आया, तो सेकेंडरी इनकम में शुमार हो गया, ठीक है जी। इस बात को समझते हुए करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या है, करंट अकाउंट इज इक्वल टू ट्रेड बैलेंस, मतलब बॉट बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनकम बैलेंस प्लस नेट ट्रांसफर्स, ठीक है। अब इसके अंदर मजीद डाइव इनटू होने से पहले कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें, जैसे दुनिया की टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, टॉप 10 ये रही और 68 पे पाकिस्तान है एक्सपोर्टिंग में, ठीक है ना। चाइना 3.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है, 3 के बाद, ओह नो 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 नो,
दिस इज 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, नॉट बिलियन। 3593 बिलियन डॉलर्स है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, सही है, क्योंकि 3 के बाद 12 डिजिट्स हैं, दैट्स अ ट्रिलियन। बिलियन में 9 होते हैं। पाकिस्तान जो है 31 बिलियन डॉलर्स की, क्योंकि 31 के बाद 3, 3, 6, 3, 9 डिजिट्स है। पाकिस्तान की 31 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ट्रेड सरप्लस पे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट पे होता है, ठीक है। बहरहाल तो एक्सपोर्ट्स के फिर नीचे आ जाओ तो विजिबल ट्रेड की बारी आती है, ठीक है ना। तो ट्रेड बैलेंस के अंदर रहते हुए अभी बात कर रहे हैं हम एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये अभी जो हम बात कर रहे हैं वो करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर रहते हुए अगर एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स में विजिबल ट्रेड के अंदर भी एक्सपोर्ट्स होती है और इनविजिबल की भी होती है, ठीक है। अब अलग अलग तरीके हैं इसकी वर्किंग करने के। कोई ये वर्किंग कर सकता है कि विजिबल ट्रेड की एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल ट्रेड की इंपोर्ट्स, और यहाँ निकाल देता है कोई भी अमाउंट आएगा, इसे कहेगा विजिबल ट्रेड बैलेंस, विजिबल ट्रेड बैलेंस। और इसी तरीके से इनविजिबल ट्रेड की एक्सपोर्ट्स माइनस इनविजिबल ट्रेड की इंपोर्ट्स करने के बाद ये जो आ जाएगा वो कहलाएगा इनविजिबल ट्रेड बैलेंस, और इन दो का कोई टोटल निकालेगा तो वो कहलाएगा ट्रेड बैलेंस। बंदा ये भी वर्किंग कर सकता है कि विजिबल ट्रेड की एक्सपोर्ट्स प्लस इनविजिबल ट्रेड की एक्सपोर्ट्स, तो ये बन गए टोटल एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। और विजिबल ट्रेड की इंपोर्ट्स माइनस इनविजिबल ट्रेड की इंपोर्ट्स, जो टोटल आएगा उसको कहेगा टोटल इंपोर्ट्स, और उसका नेट निकाल ले तो भी वो ये बनेगा। वो आप जो भी करो, ठीक है ना, पहुंचना वही है ट्रेड बैलेंस पे। इसका जो नेट है वो है ट्रेड बैलेंस, जो अगर डेफिसिट में तो ट्रेड डेफिसिट कहलाया, अगर सरप्लस में तो ट्रेड सरप्लस कहलाया, क्लियर है। और ट्रेड सरप्लस कंट्रीब्यूट करता है करंट अकाउंट सरप्लस में, और करंट अकाउंट सरप्लस अच्छा, करंट अकाउंट सरप्लस है तो इसका मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा है। करंट अकाउंट डेफिसिट है तो इसका मतलब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर किसी फाइनेंशियल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से सहारा लेना पड़ेगा, वहां से पैसा रेज करना पड़ेगा उस डेफिसिट को पे ऑफ करने के लिए। और करंट अकाउंट अगर सरप्लस में है तो इसका मतलब वो सरप्लस में से पैसा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जमा हो जाएगा। तो करंट अकाउंट सरप्लस का पॉजिटिव 30 बिलियन अगर होता, या 50 बिलियन कर लो, चलो 30 मैंने डेफिसिट की मिसाल ली थी, अगर करंट अकाउंट सरप्लस होता 50 बिलियन डॉलर्स का, तो वो 50 बिलियन डॉलर्स फिर गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर जमा हो जाते, तो वो फाइनेंशियल अकाउंट में नेगेटिव कहलाता 50 बिलियन। आपकी तो नेगेटिव क्यों हुआ फाइनेंशियल अकाउंट में? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट जमा कर लिया, उसको कैश रहने नहीं दिया अपने पास कैश फॉर्म में, बल्कि अपने रिजर्व्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो प्लस 50 बिलियन डॉलर्स माइनस 50 बिलियन डॉलर्स से सेट ऑफ के बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है जीरो आ जाता, ठीक है। बट दैट is something you will understand better when you study more afterwards your O levels, A levels के अंदर ज़्यादा बेहतर समझोगे ये चीज़। तो बहरहाल ये आप लोग पढ़ लोगे। इसके अंदर जैसे एक मिसाल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल टेंजिबल गुड्स है, वो गुड्स जो छुए जा सकते हैं जिनको हम गुड्स कहते हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त है अगर, तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शुमार होती है दूसरे ममालिक के साथ। और इनविजिबल है, मतलब आप सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है या इनविजिबल ट्रेड। जैसे कि पाकिस्तान में बैठे हुए आपका कोई स्टूडेंट जो है, या मिसाल दिए वो यूडेमी को सब्सक्राइब करता है, यूडेमी का कोई लेक्चर लेता है, उसके लिए पे करता है, तो पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हो, पे कर रहे हो यहाँ से यूडेमी की उस सर्विस के लिए, माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट जा रही है यहाँ से, तो पाकिस्तान के रहते हुए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। और यूएस के अंदर जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट या यूडेमी हेडक्वार्टर्ड है, उनके लिए वो पैसा आ रहा है उनके मुल्क में, वो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले, तो उनके लिए वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। क्लियर हो रही? तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, वो फैक्टर्स जो कि आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें से एक तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था, करेंसी। अगर करेंसी आपकी वीक है और दुनिया भर आपको बस प्राइस से ही तोलता है कि अगर सस्ता मिल रहा है तो वो लेंगे, तो अगर आपकी करेंसी वीक है तो लोग आपसे ज़्यादा माल खरीदेंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग है तो लोग आपसे कम माल खरीदेंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी। आपकी करेंसी वीक है तो आपके मुल्क में इंपोर्ट्स महंगी पड़ेंगी, तो लोग आपके मुल्क वाले इंपोर्ट कम करेंगे। आपकी करेंसी स्ट्रांग है तो आपके मुल्क के लोग जो है इंपोर्ट्स उनके लिए चीपर होगी, तो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। जरूरी ये बात तो करेंसी को लेकर थी। जैसे
तो करेंसी की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करती है कि आपके मुल्क में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कितनी होनी है। फॉर एग्जांपल सरप्लस की तरफ आपका मुल्क चाहता है जाना, ठीक है ना, आपके मुल्क की अगर करेंसी वीक हो जाती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी, सरप्लस, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी मतलब विजिट आपकी ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो गया, ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो गया मतलब करंट अकाउंट बैलेंस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट गया, ठीक है। तो आपकी करेंसी वीक होना, एक्सपोर्ट बढ़ना, ये आपके करंट अकाउंट ट्रेड बैलेंस को पॉजिटिव करती है, इसलिए करंट अकाउंट को भी पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है। आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई तो आपके मुल्क में इंपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इंपोर्ट सस्ती पड़ी, करेंसी आपकी स्ट्रांग हो गई ना, तो कम पैसे देके बाहर से माल आ सकता है, तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारा डेफिसिट की तरफ जा सकता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट की तरफ गया तो क्या होगा, करंट अकाउंट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जरूरी है, जरूरी नहीं है वो डेफिसिट ही है करंट अकाउंट, क्योंकि आगे ये दो भी तो है ना जो ऐड होंगे, वो अगर सरप्लस हुआ तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, बस बोलो इंपैक्ट क्या आता है, ठीक है। आपके मुल्क के अंदर मिसाल के तौर पे इन्फ्लेशन हुई, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है तो आपकी चीजें महंगी बन रही हैं, तो दुनिया भर के लिए आपकी चीजें महंगी पड़ रही है, तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, तो एक्सपोर्ट्स कम होने से क्या होगा, ट्रेड बैलेंस जो है वो सरप्लस में नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, डेफिसिट में जा सकता है, तो करंट अकाउंट भी डेफिसिट की तरफ जा सकता है, राइट। आपके मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो लोग आपके मुल्क वाले बाहर से माल मंगवाएंगे, सस्ता पड़ेगा। आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है, आपके मुल्क में महंगा पड़ रहा है बना हुआ, तो बाहर का बना हुआ माल सस्ता पड़ रहा है तो इंपोर्ट ज्यादा बाहर से होगी, आपके मुल्क वाले जब, तो इन्फ्लेशन अगर आपके मुल्क में है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरती है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, ठीक है। तो बाहर का माल सस्ता पड़ रहा है, तो बाहर का माल सस्ता पड़ने से इंपोर्ट ज्यादा होंगी, इंपोर्ट ज्यादा होगी तो बैलेंस ट्रेड डेफिसिट की तरफ चला जाएगा, तो इन्फ्लेशन भी इंपैक्ट करती है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, और जो चीज़ आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंपैक्ट करता है तो उसका मतलब ट्रेड बैलेंस को इंपोर्ट अफेक्ट कर रहा है, और ट्रेड बैलेंस अफेक्ट होने का मतलब करंट अकाउंट भी अफेक्ट होगा, ठीक है। आपके मुल्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, प्रोडक्टिव है आपका मुल्क, यू नो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, आपके बिजनेसेस ने इन्वेस्ट किया, ट्रेनिंग दी, तो अब प्रोडक्टिवली अच्छे कम रिसोर्सेज के बदले अच्छे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के इनहेंस क्वालिटी क्वांटिटी के गुड्स बना रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, करंट अकाउंट सरप्लस में ऐड होगा। फिर आपके मुल्क की प्रोडक्ट हाई क्वालिटी की है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, आपके मुल्क की प्रोडक्ट लो क्वालिटी की है तो एक्सपोर्ट भी नहीं होगी, और आपके लोग भी शायद ना खरीदे, वो इंपोर्ट करें। क्लियर हो रही है? नाउ यू विल रीड इट एंड यू विल नो इट। आपके मुल्क में अगर इंपोर्ट पे ट्रेड बैरियर्स लगे हो तो इंपोर्ट कम हो जाएगी, सही, सरप्लस की तरफ जाएगा मामला। दूसरे ममालिक ने आपकी एक्सपोर्ट जो हो रही है दूसरे ममालिक में, उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए तो आपकी एक्सपोर्ट्स रुक सकती हैं, तो वो फिर आपके डेफिसिट की तरफ जा सकता है। क्लियर है भाई? एक इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करके सोचा, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, लेट्स सपोज मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट स्लो कर दिया, अगर इंटरेस्ट रेट स्लो कर दिया, बोरो करना आसान हो गया, तो बोरो करना आसान होने पे हो सकता है लोग इंपोर्ट्स करना शुरू हो जाए, तो डेफिसिट पे चला जाएगा मामला। बोरो करना आसान होने पे हो सकता है बिजनेसेस बोरो करें, बिजनेसेस यहाँ पर खुल जाए और प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, तो उससे फिर और लोगों को जॉब्स मिले, तो उससे फिर ये हो सकता है कि आपके मुल्क की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई तो वो एक्सपोर्ट अच्छी हो जाएगी, लेकिन लोगों को जॉब्स मिली, उनकी इनकम भी तो आई, और उस इनकम के साथ हो सकता है माल इंपोर्ट करना शुरू हो जाए। तो एक ही चीज़ दोनों तरफ आपको गिरा सकती है, सही। वो तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स के अंदर होता है कि एक पॉलिसी आपको अच्छाई की तरफ, वही पॉलिसी आपको बुराई की तरफ भी धकेल सकते हो, आपको देखना होता है कितना अच्छाई में इंपैक्ट है, कितना बुराई में इंपैक्ट है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हेड के अंदर आप समझिए करंट अकाउंट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है, फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस होता है, पीछे सारा रफली कवर कर लिया। उसके अंदर करंट अकाउंट के अंदर फिर मैंने बताया ट्रेड बैलेंस होता है, इनकम बैलेंस होता है, नेट ट्रांसफर होता है। ट्रेड बैलेंस के अंदर मैंने बताया एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है, और एक्सपोर्ट्स के अंदर वो दोनों चीजें शामिल है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल और इनविजिबल दोनों, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, और इंपोर्ट्स के अंदर दोनों शामिल है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये सब कुछ कवर हो गया, बस अब देख लो एक दफा। बैलेंस ऑफ इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन एसेट्स, क्या आपके मुल्क से जो आपके मुल्क के जो भी फॉरेन एसेट्स दूसरे ममालिक में, क्यों है वो एसेट्स? आपने इन्वेस्ट किया होगा कभी ना कभी, तो उससे जो इनकम आ रही है सालाना, तो ये पॉजिटिव है आपके मुल्क के लिए, इनफ्लो है। और दूसरे ममालिक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके आपके मुल्क में जो असासे हैं, जो एसेट्स उनके आपके मुल्क में, तो वो एसेट्स जब इनकम जनरेट करके देंगे तो वो इनकम बाहर भी तो जाएगी ना, वो लोग इनकम लेंगे, तो आपके मुल्क के लिए पेमेंट्स है। तो पेमेंट्स मेड टू इन्वेस्टर्स अब्रॉड, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने आपके मुल्क में इन्वेस्ट किया था, उनको पेमेंट जो इनकम, तो इनकम आउटफ्लो है, ठीक है। बैलेंस ऑफ इनकम हो गया। इस तरह से नेट ट्रांसफर हो गया, जैसे कि आपके मुल्क में रेमिटेंसेज आती है, आपके भाई कोई रिश्तेदार या कोई भी सपोर्ट करने के लिए पैसा भेज देते हैं,
या यहाँ से कोई दूसरे ममालिक में सपोर्ट करने के लिए पैसा भेज देता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ोगे एक ही बात बार बार 2-3 दफ़ा रिपीट लग रही होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी रफली सब बता चुका हूँ ना, तो इसलिए। अच्छा, करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। जब तीनों चीज़ें कंबाइन होती है करंट अकाउंट की, ट्रेड बैलेंस, इनकम बैलेंस और नेट ट्रांसफर्स, वो कंबाइन होकर सरप्लस में भी आ सकता है, डेफिसिट में भी आ सकता है। अगर करंट अकाउंट सरप्लस है तो इसका मतलब आपके मुल्क में पैसा इंजेक्ट ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू जो गया है। सही। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब, अब मैं सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर रहते हुए बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ उड़ा रहा हूँ नहीं, बल्कि कॉपी बना लेता हूँ। अगर आपके मुल्क का ट्रेड बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट्स कम थी, इंपोर्ट ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट्स थी मिसाल के तौर पे वही $100 बिलियन की, इंपोर्ट्स थी $130 बिलियन की, तो ट्रेड बैलेंस कितना हुआ? -30 प्लस इनकम बैलेंस। आपके मुल्क में इनकम का इनफ्लो जो हुआ माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो आपके हुआ $20 बिलियन, जबकि आउटफ्लो हुआ आपका $35 बिलियन, तो क्या हो गया? -15। ठीक है, तो प्लस माइनस वो माइनस ही हो जाएगा। प्लस आपके मुल्क में ट्रांसफर्स इन जो हुए वो ज़्यादा हुए, आउट कम हुए। आपके मुल्क में लोगों ने रेमिटेंसेस ज़्यादा भेजी, आपके मुल्क में से किसी ने बाहर कोई गिफ्ट्स और चैरिटीज़ अगर नहीं किए लेट सपोज, तो आपका लेट सपोज यहाँ पर है ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, 15 के ट्रांसफर्स इन थे और ट्रांसफर्स आउट से 5 के थे, तो ये सरप्लस हो गया 10। तो क्या हुआ? कितने से? 35 का। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हुआ? करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ 35 का। करंट अकाउंट का नेट बैलेंस क्या है? -35। लेकिन अगर पूछे ना डेफिसिट कितना हुआ, तो -35 का बोलना, एब्सोल्यूट बोलना 35 हुआ, क्योंकि डेफिसिट का मतलब ही माइनस। ठीक है बेटा, जाहिर है अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के दूसरे जो है कैपिटल अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट, वहां से पूरा करोगे इसको। क्लियर होती है? आपके मुल्क में पैसा इंजेक्ट ज्यादा हुआ या लीक ज्यादा हुआ? मुल्क से लीकेज ज्यादा है, ज्यादा पैसा गया मुल्क से बाहर। ठीक है ना, इंजेक्ट तो 10 हुआ है एक तरह से, गया 15 और 30 है। ठीक है, ज्यादा लीक हुआ है। जब सरप्लस होता है तो मतलब मुल्क में इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हुआ, और डेफिसिट होता है तो इकोनॉमी से पैसा लीक हुआ, ज्यादा पैसा लीक हुआ देन एज कंपेयर टू इंजेक्टेड। ठीक है, जब वो डेफिसिट होता है। फिर वही बैलेंस ऑफ ट्रेड को दोबारा समझाया जा रहा है, एक मिसाल के साथ समझा रहे हैं पाकिस्तान का। जैसे पाकिस्तान की 2021 का बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंपोर्टेड $72 बिलियन की गुड्स एंड सर्विसेज। विजिबल इनविजिबल दोनों मिला के इंपोर्ट्स कितनी हुई? $72 बिलियन की। ठीक है, जबकि विजिबल एक्सपोर्ट्स और इनविजिबल एक्सपोर्ट्स दोनों को मिला, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज मिला के एक्सपोर्ट कितने हुए? $28 बिलियन। तो पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट हुआ है 2021 में $44 बिलियन का। ये कहाँ से पूरा करेगा पाकिस्तान? जब भी तो पाकिस्तान लोन्स के लिए जा रहा होता है, यहाँ से लोन वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स कम है, पे ज़्यादा करना है, तो या तो अपने कोई एसेट्स बेचेगा या अपना किसी कोई दूसरे ममालिक के पास जाएगा कि हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, तो वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, और आज अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ सालों बाद थ्रू इनकम भी जनरेट होकर उनके पास जाएगी। ठीक है, बैलेंस ऑफ इनकम। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर वो आपको इनविजिबल विजिबल के साथ एक एग्जांपल दे दी। बैलेंस ऑफ इनकम में बता रहे कहाँ से इनकम आ सकती है आपके पास। ठीक है, आपके मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के शेयर्स खरीदे हुए हों तो इनकम आएगी, उन शेयर्स के बदले डिविडेंड्स मिलेंगे। आपके मुल्क के लोगों ने किसी दूसरे मुल्क के अंदर सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा कराए हों तो उसके बदले उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इनकम आ रही है। ठीक है, आपके मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के कोई बिजनेस को खरीदा हुआ हो, कोई होटल खरीदा हुआ हो, तो उस होटल या कोई एयरलाइन खरीदी हो, तो वहाँ जो भी इनकम जनरेट होगी वो आपके मुल्क में आएगी। आपके मुल्क के लोग कहीं और बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो आपके लिए प्राइमरी इनकम, मतलब बैलेंस ऑफ इनकम पॉजिटिव है। इसी तरह दूसरे ममालिक ने जब इन्वेस्ट किया उसके बाद जो इनकम उनको जा रही है वापस, तो वो हमारे लिए इनकम बैलेंस में नेगेटिव आएगा इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है किसी दूसरे ममालिक की कंपनीज के शेयर्स,
बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीद लिए, ये पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में क्या आता है, शेयर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं। फिर आ गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में बाकायदा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके वो पूरा बिजनेस ही खोल लिया, शेयर्स नहीं खरीदे, चंद शेयर्स नहीं खरीदे, बल्कि पूरा बिजनेस ही खोल लिया, तो वहां से भी इनकम आ सकती है। इस तरह दूसरे ममालिक के लोगों ने आपके मुल्क की कंपनीज के शेयर्स खरीद ले, तो उनके पास पोर्टफोलियो पहुंच चुका है, अब उस पोर्टफोलियो पर उनको सालाना इनकम मिलेगी, हमारे मुल्क से जाएगी। या फिर दूसरे ममालिक के लोगों ने हमारे मुल्क के पूरे पूरे बिजनेस सेटअप कर लिए, पूरे पूरे पोर्ट सेटअप कर लिए, पूरे पूरे एयरलाइन सेटअप कर लिए, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कहलाती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो उसके बदले उनको इनकम मिल रही है। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर इनकम रिसीव्ड और पेड बाय द कंट्री। फैक्टर इनकम क्या होते हैं, लैंड के बदले जो मिलता है रेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले, लेबर के बदले वेजेस। सही है। तो अगर यहां से किसी किस्म की लेबर गई है, वो बाकायदा किसी प्रोजेक्ट के ऊपर गई है और उसको उनको उसके बदले एक तो होता है ना, यहां से गए सेटल हो गए और वहीं रह रहे हैं, वहीं बस गए, तो वो तो वहीं की इनकम कहलाएगी उनकी, उसके बदले वो जो रेमिटेंसेस भेजेंगे वो नेट ट्रांसफर्स में आएगी। लेकिन यहां से सिर्फ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर गए काम करने के लिए आर्जी तौर पे, तो वो जो इनकम उनके कमा रहे हो, या यहाँ के लोगों का कोई लैंड कहीं और किसी और कंट्री के अंदर कोई घर लेकर किराए पे चढ़ा दिया, तो किराया जो मिल रहा है सारी फैक्टर इनकम है, तो वो भी रिसीव हो रही है, तो इनकम ये प्राइमरी इनकम में कहलाई। ठीक है। और अगर दूसरे ममालिक के लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें ली हुई हैं और किराए पे चढ़ाए, तो किराया वो जो यहाँ से अपने ममालिक में मंगवा रहे, तो वो इनकम आउटफ्लो है। ठीक है। और ट्रांसफर इन आउट को भी तुम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके करंट अकाउंट बैलेंस बनती है। फाइनेंशियल अकाउंट को छोटी सी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और कैपिटल अकाउंट की और नेट ट्रांसफर की भी छोटी सी, नेट एरर्स की भी छोटी सी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इसको पढ़ लेना, इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपके।